हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये 9th क्लास की हिस्ट्री एंड सिविक्स की बुक है और चैप्टर का नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन। व्हाट इज सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन इज नथिंग बट एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन कल्चरल डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट टेक्निकल डेवलपमेंट भी हो सकती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सकती है। कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको अगर हम चेक करें और ये सारे पैरामीटर किसी सोसाइटी में अवेलेबल हो तो वो सोसाइटी एक सिविलाइज सोसाइटी कही जाएगी। जैसे कि पहला है एवोल्यूशन ऑफ सिटी। सिटी के एवोल्यूशंस होने चाहिए, नई नई सिटी बननी चाहिए। सरप्लस फूड, फूड की अवेलेबिलिटी पर्याप्त होनी चाहिए। डिवीज़न ऑफ लेबर, लेबर का भी डिवीज़न होना चाहिए, मतलब लेबर के पास अलग अलग काम होने चाहिए, अलग अलग स्किल होनी चाहिए। सिस्टम ऑफ राइटिंग होनी चाहिए सोसाइटी में ताकि वे ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉपर हो। पब्लिक बिल्डिंग्स होने चाहिए जैसे कि ग्रेनरी या ग्रेट बैथ। तो इससे एक सोशल स्ट्रक्चर रिफॉर्म होता है या पता चलता है कि एक सोशल स्ट्रक्चर है तभी पब्लिक बिल्डिंग्स होंगी। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। टेक्निकल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के लिए, जैसे कि पहले ये स्टोन यूज़ करते थे फिर मेटल्स पे आए। तो ये सारे पैरामीटर्स जो किसी सोसाइटी में अगर फॉलो हो रहे हैं तो वो एक सिविलाइज सोसाइटी कही जाएगी। अगर हम रिमार्केबल प्रोग्रेस देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन का या हड़प्पन सिविलाइजेशन का बोला तो ये 4000 बीसी से 3000 बीसी के बीच में था। और ये टाइम पीरियड भी इसलिए था क्योंकि मैक्सिमम जितने भी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं वो इसी ड्यूरेशन के हैं। तो इस वजह से ये टाइम देखा गया और यही ड्यूरेशन ऐसा था जब इस टाइम के लोगों ने एग्रीकल्चर फार्मिंग शुरू करी। और जब एग्रीकल्चर की शुरुआत इन्होंने करी तो सबसे पहले एक सेटल्ड लाइफ शुरू हुई। जब एक जगह रुके तो इन्होंने नेचर के फोर्सेस को समझा, जैसे समर कब होती है, विंटर कब होता है, या बारिश कब होती है, बाढ़ कब आती है। तो ये फोर्सेस समझने के बाद इन्होंने एग्रीकल्चर करनी भी अच्छी सीखी। अब जब एग्रीकल्चर इनके पास पर्याप्त थी तो फिर इन्होंने कुछ रिसर्च करना शुरू किया खाली टाइम पे। और जब रिसर्च करना शुरू किया तो उससे इन्होंने कुछ स्किल डेवलप की, जैसे इसको राइटिंग की स्किल आई, मेटल्स के बारे में पता चला और लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन का आइडिया हुआ। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, तो सबसे पहले ये स्टोन यूज़ किया करते थे। इसके बाद इन्होंने मेटल्स के बारे में सीखा और मेटल्स में भी सबसे पहले इन्होंने कॉपर की खोज की। और ये ज़्यादा ड्यूरेबल था इसलिए बहुत ईजिली इन्होंने मेटल मतलब स्टोन को छोड़ करके कॉपर को ऑप्ट किया। लेकिन एक साथ कहीं कहीं स्टोन यूज़ होते थे, कहीं कहीं कॉपर यूज़ होता था। तो ये जो समय था जब ये कंटेम्प्रेरी दोनों साथ साथ यूज़ हुआ करते थे तो इसको चैल्कोलिथिक पीरियड का नाम दिया गया, या फिर कहीं कहीं आप कॉपर इस सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। बाद में कॉपर को जब जिंक और निकल के साथ मिक्स किया तो एलॉय का डेवलपमेंट हुआ और ये ब्रोंज कहलाया। ब्रोंज एक ऐसा एलॉय था जो कि अपने में हार्ड भी था और एक डक्टाइल भी था, मतलब एक फ्लेक्सिबल भी था, ताकि इसके टूल्स को शेप देना काफ़ी आसान था। तो ये बहुत अच्छी तरह से ऑप्ट हुआ और बहुत बड़े लेवल पे यूज़ हुआ ये। तो ये जो सिविलाइजेशन थी जब इन्होंने ब्रोंज का यूज़ किया, और ब्रोंज के यूज़ बहुत वाइड लेवल पे पाए जाते हैं, तो इसे ब्रोंज इस सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। ये 2500 बीसी का समय था और इस टाइम तकरीबन 4 ऐसी सिविलाइजेशन थी जो एक साथ कंटेम्प्रेरी अलग अलग जगह चल रही थी, जिसमें से एक हड़प्पन सिविलाइजेशन थी जो कि इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ थी। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी जो कि इराक की तरफ थी। चाइनीज सिविलाइजेशन थी जो कि चाइना में थी। और इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी जो कि नाइल रिवर में इजिप्ट के पास थी। जो कि इन चारों सिविलाइजेशन में केवल हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारे सब्जेक्ट में है, तो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि हमारे सब्जेक्ट में हड़प्पन सिविलाइजेशन है तो हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन कहें या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहें, जब हमें इसके बारे में पता नहीं था तो हमारा मानना ये था कि पहले आर्यंस आए और आर्यंस के बाद से ही ये सिविलाइजेशन, हमारी जो सिविलाइजेशन है वो कंटिन्यूअस चल रही है। लेकिन जब हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चला तो ये पता चला कि बाकी कंट्री, बाकी दुनिया में जो बाकी सिविलाइजेशन है उस हिसाब से एक सिविलाइजेशन हमारे वहाँ भी थी जो आर्यन से पहले थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर एक तरह से नाम देते हैं तो हड़प्पन कल्चर या हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम देते हैं। टूल्स या जो कुछ भी हमें इसमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले वो एक तरह की चीज़ें थी और वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया से हमें मिल रही थी, तो इसलिए इसको एक कल्चर का नाम दिया गया। और वो ऑब्जेक्ट्स जो थी वो सील्स थी, वेट्स थे, स्टोन ब्लेड और बेक्ड ब्रिक्स थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज हुई थी 1921 में। मोहनजोदाड़ो की जो डिस्कवरी हुई थी वो 1922 में हुई थी। और ये दोनों ही एरिया जो है इंडस वैली के ही रीजन में आती है, इसलिए इसे एज ए होल इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। ये एक मैप है
जहाँ पे आप देखो ये इंडस वैली रिवर है और यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, यहाँ मोहनजोदड़ो थी, तो इसीलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। और ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें जो कुछ भी पता है वो केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स से ही निकाली गई नॉलेज है, क्योंकि उस समय की स्क्रिप्ट जो थी वो अभी तक भी पढ़ी नहीं जा सकी है। तो ये जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स थे उसमें बिल्डिंग्स थी, पॉटरी, स्कल्पचर, सील्स एंड सिमेट्रीज थी। जो सील्स मिली हैं उस पर कुछ चीज़ें अंकित हैं, जैसे कि ये लैंग्वेज लिखी हुई है, लेकिन चूंकि ये लैंग्वेज हमसे पढ़ी नहीं गई है, ये स्क्रिप्ट हम पढ़ नहीं पाए हैं, इस वजह से इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। मेजर सोर्सेज हैं कुछ जिसके बारे में हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम अच्छी तरह से समझ पाए, जैसे कि जिसमें पहला है द ग्रेट बाथ। एक काफ़ी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग मिली है मोहनजोदाड़ो से, और ये रेक्टेंगुलर टैंक की तरह से है। इसमें 2 फ्लाइट्स हैं नॉर्थ एंड साउथ में, इसके अंदर जाने के लिए और बाहर निकलने के लिए। और इसमें जो सरफेस है उसमें बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ किया गया है, और ये जो ब्रिक्स हैं, मोर्टार जो यूज़ किया गया है उसमें वो बिटुमेन और जिप्सम का मिक्सचर है। बिटुमेन एक तरह से कोल होता है और जिप्सम एक चूना होता है, जिसका कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया गया है ताकि पानी का एब्जॉर्ब जल्दी ना हो। और इसमें जो पानी प्रोवाइड किया जाता था वो बगल में एक वेल था जहाँ से पानी निकाली जाती थी। उस रूम्स भी थे, जिसकी ये अनुमान लगाया जाता है कि वो कपड़े चेंज करने के लिए बनाए गए थे। जो रूम्स है उसके बगल में स्टेयर्स हैं, जो स्टेयर्स जो कि 2nd फ्लोर पे जाती थी। और ये जो पूरी बिल्डिंग थी ये एक रिचुअल बाथ के लिए बनाई गई थी, जो कि आज भी चलती है। तो इससे ये पता चलता है सेरेमनीज होती थी और रिचुअल बाथ उस समय की ही है जो आज भी ग्रेट बाथ मिला है। ये उस समय के जो लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड थी उससे, और ताकि उस समय के जो कल्चर थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के उसके बारे में कुछ लाइट डालती है। जो ईंट यूज़ की गई है वो ईंट ऐसी बनी हुई है जो पानी कम से कम एब्जॉर्ब करेगी। फिर पानी का एंट्रेंस और एग्जिट दोनों ही बहुत अच्छी थी। कोर्टयार्ड बना हुआ है, उसके बाद रूम बने हुए हैं, अपस्टेयर्स हैं। तो ये चीज़ें इतनी वेरीफाइड हैं, इतनी रिसर्च के साथ इतनी अच्छी बनी हुई, काफ़ी इस टाइम के डेवलपमेंट को शो करती हैं। ये बिल्डिंग एक पब्लिक बिल्डिंग थी ऐसा माना जाता है। तो अगर ये पब्लिक बिल्डिंग थी तो उस समय के सोशल क्लास को भी दिखाती है कि मीन्स कोई ना कोई रूलिंग क्लास थी, कोई रॉयल क्लास थी जो कि प्रॉपर टैक्स भी लिया करती होगी, जिसकी वजह से एक ह्यूज इतनी अच्छी पब्लिक बिल्डिंग बनी है। और माइट हैव यूज द रिलीजियस पर्पस, और ऐसा भी लगता है कि शायद रिलीजियस पर्पस की वजह से यूज़ होती होगी, जो सेरेमनियल बाथिंग में यूज़ किया करते हैं, जो कि एक इफ़िशिएंट प्लानिंग को ही रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि सीवेज या पानी का एंट्रेंस एक वेल के थ्रू इसमें पानी डाली जाती थी। जो दूसरी चीज़ मिली है वो सिटाडेल मिली है। सिटाडेल जो है वो वहाँ पे एक अपर एरिया था, और ये जो एरिया था वो मड ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था। मतलब ये ईंटें जिस प्लेटफॉर्म पे ये सिटाडेल बना था वो मड ब्रिक्स हुआ करती थी। और ये सिटाडेल ऐसा माना जाता है कि यहाँ रूलिंग क्लास रहा करती थी, जो कि जो पैसे वाले थे या फिर जो लीडर होंगे या जैसा भी है जो समुदाय में। और यहाँ पे जो पब्लिक बिल्डिंग्स कुछ मिली है जैसे ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, असेंबली हॉल, वर्कशॉप, ये सब सिटाडेल पे ही बने हुए हैं। इट जस्टिफाइज दैट द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। और चूंकि इतनी अच्छी सोशल प्लानिंग है तो इस वजह से ये अनुमान लगाया जाता है कि एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। और presence of specific building and houses of the ruling class indicate some sort of social classification। अब चूंकि यहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग है, रूलिंग क्लास यहाँ रहती थी, और एक जैसे जो अदर पब्लिक थी वो बाकी प्लेन में रहती थी, जो रूलिंग क्लास थी वो अपर रहती थी, ये सिटाडेल पे रहती थी। तो एक तरह से एक सोशल क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करती है ये सिटाडेल। तीसरी जो रिमेन्स मिली है वो सील्स मिले हैं। सील्स जो है उस समय के आर्टिस्टिक स्किल को भी रिप्रेजेंट करती है। 2000 की संख्या में सील्स मिले हैं, जिस पे कुछ इंस्क्रिप्शन भी लिखे हुए हैं, कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं, जैसे 1 हॉर्न बुल के, बुफेलो के, टाइगर, गोट, एलिफेंट, रेनोसेरस, इन सब की तस्वीरें बनी हुई हैं इस पे। और ये जो सील्स है इनकी जो मेकिंग थी वो टेराकोटा, एक तरह की क्ले होती है, उससे हुई थी। स्टेटाइट जो होता है वो एक तरह का स्टोन होता है, मेटाफरिक रॉक होती है। एगेट ये भी एक तरह का स्टोन ही है। सील्स की जो साइज मिली है वो या तो रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है या सर्कुलर शेप में है।
और इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, स्क्रिप्टेड है। ये ट्रेड में और रिलीजन बिलीफ सबको रिप्रेजेंट करती है। मतलब जैसे कि केवल कुछ सील्स ऐसी मिली है या तो ट्रेड में यूज़ होती थी, कुछ सील्स पे जैसे कुछ स्टैचू बने जैसे पशुपति की, उस समय के जो देवता थे जिन्हें ये पूजा किया करते थे या जिसे मानते होंगे, उनकी उनकी तस्वीर मिली है जिसको पशुपति की मूर्ति बोलते हैं। और ये जो पशुपति जिस स्टैचू पे मिले हैं उस पर एलिफेंट, टाइगर, बुफेलो और रेनोसेरस मिले हैं। इनके पैरों की तरफ 2 डेयर मिले हुए हैं। और ये पशुपति जो हैं ये बुफेलो हॉर्न हेड ड्रेस पहने हुए हैं और क्रॉस लेग करके बैठे हुए हैं। जो तस्वीर मिली है उस तस्वीर का रिप्रेजेंटेशन ये है। बाकी हम नेक्स्ट फोटो में देख सकते हैं, ये शिवा है और ऊपर बाकी एनिमल हैं, नीचे डियर बने हुए हैं और ये एक यूनिकॉर्न मिला हुआ है जिस पर कुछ स्क्रिप्टेड है। ये सील्स हैं। तो ये चूँकि अभी तक पढ़ा नहीं गया है इसलिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। एक जो मिली है वो बियर्डेड मैन की स्टैचू मिली है। ये मोहनजोदाड़ो से मिली है, लेकिन ये एक फाइंड आर्ट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि इतना इनकी आंखें थोड़ी खुली हुई हैं, शोल्डर एक ढका हुआ है और जो सॉल पे डिज़ाइन बनी हुई है वो भी बहुत अच्छी तरह से उकेरी गई है। तो एक हाई आर्टिस्टिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है ये। जो और एक मिली है वो डांसिंग गर्ल की स्टैचू मिली है जो कि ब्रोंज की बनी हुई है, मोहनजोदाड़ो से मिली है ये। और द फिगराइन शोज विगोर, वैरायटी और इंजेन्युइटी, मतलब उनकी क्षमता या वेरिएशन कैसा था उनका, कि मेटल को मेल्ट करा के और उसको ढाल के ये ऐसी तस्वीर बनाते थे। ताकि इसकी डिटेलिंग भी अच्छी है। जैसे इसके एक हाथ में पूरी बैंगल्स हैं, एक हाथ में ये कोई बॉल पकड़े हुए हैं। फिर यहाँ से एक डॉकयार्ड मिला है इसमें जो कि लोथल गुजरात से मिला हुआ है और ये शेप में रेक्टेंगुलर डॉकयार्ड है और इसकी घेराबंदी एक दीवार से की गई है जो कि बर्न्ट ब्रिक्स यूज़ किया गया है इसमें, और जो गल्फ ऑफ कैम्बे से कनेक्टेड होती है। और यहाँ पे शिप्स बनाई भी जाती थी और बाकी लोडिंग और अपलोडिंग भी होती थी ओवरसीज ट्रेड के लिए। जो बाकी अदर सिविलाइजेशन में जो सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किए जाते थे वो इस जगह से ही किए जाते रहे होंगे। मतलब ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में इस सेंटर का यूज़ किया जाता था जो कि लोथल गुजरात में है। दूसरी यहाँ से स्क्रिप्ट मिली है जो कि इनके सील्स पे भी है और वैसे भी स्क्रिप्ट मिली है कई चीज़ों पे। तो जैसे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे, इसमें फ़ोटो बनी होती थी बर्ड्स की, मछलियों की या वेराइटीज़ ऑफ ह्यूमन फॉर्म्स, जैसे कि स्वास्तिक, जिसे हम स्वास्तिक बोलते हैं, ये भी निशान वहाँ मिले हैं। और ये 375 से 400 के बीच में मिले हैं, जिसमें से कुछ तो अभी पढ़ी गई हैं लेकिन मैक्सिमम डिसिफर्ड ही हैं, के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते। और जो इनके कॉपर टूल्स थे या रिम्स जार थे, टेराकोटा की टैबलेट वगैरह मिली हैं, इन सब चीज़ों पे या ज्वेलरी जो मिली है उन सब चीज़ों पे ये निशान इनके बने हुआ करते थे उस समय के। ओरिजिन ऑफ द सिविलाइजेशन। तो इस सिविलाइजेशन की ओरिजिन कैसे हुई इसको लेकर के कई कयास लगाए गए। जैसे कि कुछ स्कॉलर्स का ये मानना था कि ये कुछ लोगों का एक माइग्रेशन था, जो एक अर्बन सिविलाइजेशन आकर के इंडस बेसिन पे बसी। कुछ मानते थे कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का ऑफशूट है, मतलब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से ही निकले हुई ये कुछ लोग हैं जिन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन को बसाया। जबकि जब एक्सकेवेशन हुई जो भी जबकि जब आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ने जब एक्सकेवेट किया इसे हड़प्पन साइट्स को, तो उन्होंने देखा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में काफ़ी डिफरेंसेस थे। मतलब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो चीज़ें यूज़ होती थी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं होती थी। तो ये दोनों ही बातें कंट्राडिक्ट हो गई कि मतलब ये कहीं से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का ऑफशूट है, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ स्कॉलर्स का ये मानना था कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच में एक ट्रेड इस्टेब्लिश था, जिसकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने एक मैच्योर फेज पर पहुंची। जबकि ऐसा हुआ जब बाद में रिसर्च हुई और चीज़ों को
एक्सकवेट करके और खोजा गया तो ऐसा कोई डिफरेंस, कोई भी एविडेंस नहीं निकला जो मेसोपोटामिया सिविल। कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच में एक ट्रेड इस्टेब्लिश था, जिसकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने एक मेच्योर फेज पे पहुंची, या फिर जो कुछ भी इनको ये सीखे या अर्बन कल्चर बने वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की वजह से बने। लेकिन ये थ्योरी भी रिजेक्ट हो गई क्योंकि इनके हड़प्पन सिविलाइजेशन के अर्ली फेज में ट्रेड के मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से कोई भी सबूत नहीं मिले। मतलब मैच्योर फेज में तो इनकी ट्रेड है, ट्रेड की एस्टेब्लिशमेंट है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, लेकिन अर्ली फेज में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ये पता चले कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो भी मैच्योरिटी है या फिर जो भी समझदारी है वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से है। तो ये बात भी कंट्राडिक्ट हो गई। इंडिजिनस ओरिजिन, अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को ठीक से स्टडी करें या आजकल के रिसर्चर्स को देखें जिन्होंने रिसेंट में इसकी खोज की है, तो उन्होंने ये माना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडियन सॉइल की ही देन है। मतलब इसका जन्म कहीं बाहर से नहीं हुआ है, बल्कि ये इंडिया की ही सिविलाइजेशन है। अगर अर्बन हड़प्पन कल्चर को देखा जाए तो एक तरह से ये देखा जाएगा कि जो लोकल विलेज कल्चर है ये उसी का आउटग्रोथ है, बल्कि किसी फॉरेन ओरिजिन का नहीं। और ये जो कल्चर थी, दिस कल्चर प्रोबेबली कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन टुगेदर विद एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रोवाइडेड बाय ट्रेड कॉन्टेक्स्ट विद मेसोपोटामिया। तो ये कह रहे हैं कि मतलब एक तो ये हड़प्पन कल्चर जो है यहाँ विलेज कल्चर की ही आउटग्रोथ है, दूसरी जो मेसोपोटामिया से जो इनकी ट्रेड हुई है उस ट्रेड से भी इन पे कुछ डेवलपमेंट हुआ है। मतलब एक मिक्सचर डेवलपमेंट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। और ये जो हिस्टोरियंस है जिन्होंने ये बोला है कि लोकल विलेज कल्चर ही आउटग्रोथ होकर के हड़प्पन सिविलाइजेशन बनी है, उन्हें यहाँ पे प्री हड़प्पन और प्रोटो हड़प्पन, मतलब पहले के हड़प्पन सिविलाइजेशन और बाद के हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच में जो कल्चर में जो सिमिलरिटी है वो भी मिली है। वो कुछ जगहें हैं जैसे कोटदीजी, आमरी, कालीबंगन से ग्रेनरी मिली है, वो ग्रेनरी कई जगह मिली है, या डिफेंसिव वॉल्स या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इन दीज सेटलमेंट्स। तो ये जो चीज़ें हैं वो ये बताती हैं कि वो ये लोकल कल्चर है, यही अपग्रेड होकर के एडवांस स्टेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बनी है। फ्रॉम दिस हिस्टोरियंस कंक्लूडेड दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन इवॉल्व फ्रॉम दीज एग्रीकल्चर कम्युनिटीज। मतलब हमारी ही एग्रीकल्चर कम्युनिटी है जो कि कल को बढ़ करके हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक फॉर्म बनी। एक्सटेंट ऑफ द सिविलाइजेशन, तो इसका जो एक्सटेंशन था, पहली बात तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ट्रायंगुलर शेप में थी और 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का लार्जेस्ट एरिया कवर करती थी, जिसमें सुचका गेंडोर देखा जाए तो बलूचिस्तान में, आलमगीरपुर मेरठ की तरफ है यूपी में, और मांडा जम्मू नॉर्थ की तरफ देखा जाए, और साउथ में जो था वो नर्मदा एस्चुरी भगत राव जगह पे थी। तो इसका फैलाव पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में इतना था। और कुछ और सेंटर इस सिविलाइजेशन के जैसे मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, बनावली हरियाणा में, कालीबंगन राजस्थान में, फिर लोथल, रोपड़, रंगपुर, धोलावीरा इसकी एक ऐसी जगह है गुजरात में जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट मानी जाती है, जिसका एरिया भी बहुत बड़ा था। हालांकि राखी गढ़ी इसका सबसे बड़ा एरिया रहा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगा एंड लोथल। अब ये एक मैप है, जिस मैप को आपको ध्यान से देखना चाहिए कि ये इसका फैलाव कैसा है। देखिए लोथल जैसे यहाँ है, मांडा जम्मू कश्मीर ये है, सुटका गेंडोर ये बलूचिस्तान, और ये राखी गढ़ी हरियाणा में है। हड़प्पन साइट, हड़प्पन सिविलाइजेशन एक तरह से अर्बन प्लानिंग ही थी। ये कोई विलेज कल्चर नहीं था, बल्कि हड़प्पन कल्चर जो है एक अर्बन कल्चर ही था। और इसके जो दो इम्पॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स मिलती हैं वो हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो मिलते हैं, जो कि इंडस वैली के ही पास में है, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। चहुंदरो इनसे 130 किलोमीटर दूर मोहनजोदाड़ो में मिली, लोथल गुजरात में, कालीबंगन राजस्थान में, और बनावली हरियाणा में। द हड़प्पन कल्चर हैज़ बीन फाउंड इन इट्स मैच्योर एंड फ्लरिशिंग स्टेज
not only in these 6 cities but also the city of Sutka Gandor और सुरकोटदा, each of which has a citadel। अच्छा, ये कह रहा है हर एक के पास सिटाडेल था। सिटाडेल का मतलब आप समझ ही गए कि एक हाईलैंड जिसपे उस समय के नोबेल लोग रहते थे और बाकी जो प्लेन एरिया था उसमें आम पब्लिक रहती थी। फीचर्स ऑफ अर्बन प्लानिंग, मतलब वो कौन सी फीचर्स हैं जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है एक अर्बन प्लानिंग थी। तो अगर हम देखें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये बिल्कुल ही अलग थी। जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो थी वो एक टेम्पल के, मतलब while the Sumerian cities developed around the temple and followed a circular pattern, मतलब एक टेम्पल बनी होती थी, उसके इर्द गिर्द में पूरी सोसाइटी डेवलप होती थी, पूरी सिविलाइजेशन होती थी। और ये लेकिन द इंडस सिटीज फॉलोड ए ग्रिड पैटर्न, ये ग्रिड पैटर्न पे थे जैसे कि ये है, ठीक है। तो इसमें क्या होती थी, जो जैसे यू 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 गलियारा बना होता था और ये सारी जब सड़कें एक दूसरे से मिलती थी तो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती थी। Each city was divided into 2 parts, the raised area called the citadel and the lower town। एक तो citadel हुआ करता था ये जो ऊंचा था, जो कि रॉ ब्रिक्स पे बनी होती थी, और दूसरा ये प्लेन एरिया था जहाँ पे बाकी पब्लिक रहती थी। Citadel constructed on mud bricks platform and separated from the lower town by a wall, और बीच में एक वॉल हुआ करता था जो कि दोनों को सेपरेट करता था। द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग लाइक द ग्रेट पैथ, ग्रेनरी, असेंबली हॉल और वर्कशॉप, ये सब सिटाडेल पे थे। जितने भी खास पब्लिक बिल्डिंग थे वो सब सिटाडेल पे अवेलेबल होते थे। बाकी जो लोअर टाउन है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हुआ करती थी, जो अन्य लोग हैं बाकी वो यहाँ रहा। द मेन स्ट्रीट फॉलो ए ग्रिड पैटर्न रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट। तो जो सड़कें थी वो ग्रिड पैटर्न पे थी, या तो नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट, सब 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करती थी। द हाउस एट स्ट्रीट कॉर्नर वेयर राउंडेड एंड अलाउ कार्स टू पास। जो घर के जो कॉर्नर थे वो राउंडेड हुआ करते थे, बिल्कुल ही शार्प कॉर्नर नहीं था। तो वो इसलिए होते थे ताकि कार्ट वगैरह अगर कहीं जा रही है तो वो ईजिली मूव कर जाए वहाँ से। द हाउस ड्रेन्स इम्पिटेड एट ऑल वेस्ट वाटर इनटू द स्ट्रीट, मतलब स्ट्रीट और घर दोनों में ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हुआ करता था। द स्ट्रीट क्रॉस द मेन रोड एट राइट एंगल डिवाइडिंग द सिटी इनटू द स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। और स्ट्रीट क्रॉस द मेन रोड एट राइट एंगल ट्रायंगल पे ये कट करते थे हर एक स्ट्रीट को। एक चौराहा होता था जो कि राइट एंगल पे होता था, और ये सिटी को बिल्कुल स्क्वायर शेप में काटते थे ताकि पूरा रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनता था। मतलब पूरी सिटी जो है वो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक की तरह से थी, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती थी। हाउस के स्ट्रक्चर देखते हैं कि उस टाइम पे हाउस कैसे होते थे। रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो होती थी वो थोड़ी हाई माउंट पे होती थी ताकि अगर कभी बाढ़ आए तो पानी घरों तक, घर के अंदर एंटर ना करे, मतलब रोड से ऊपर होती थी सड़कें। साइज ऑफ हाउसेज फ्रॉम सिंगल रूम, एक सिंगल रूम के भी घर हुआ करते थे और बहुत बड़े घर भी होते थे जिसमें कोर्टयार्ड भी हुआ करता था, 12 रूम्स हुआ करते थे, प्राइवेट वेल, एक अपना कुआं होता था पानी के लिए, टॉयलेट भी हुआ करते थे अंदर ही। एंड ईच हाउस इट कनेक्टेड विद स्ट्रीट ट्रेन्स, और हर एक घर की जो नालियाँ होती थी वो स्ट्रीट ट्रेन से कनेक्टेड होती थी। जो इंट्रेंस जो होता था, जो घर के अंदर प्रवेश करने का जो द्वार होता था वो उस तरफ होता था जिधर पतली सड़क होती थी। और इसमें एक किचन भी नीचे की तरफ, जो कोर्टयार्ड था उसमें एक तरफ किचन हुआ करती थी। ग्राउंड फ्लोर पे एक स्टोर रूम हुआ करते थे, और मतलब बिल्कुल प्रॉपर अरेंजमेंट जो कि एक एडवांस्ड कल्चर में होती है उस तरह का अरेंजमेंट हुआ करता था। द हाउसेज वर मेड ऑफ ब्रिक्स, और ये पक्की ईंटों के बने होते थे या लकड़ियों के बने हुआ करते थे, ठीक है। इसका हर सबके में एक डोर था, विंडो थी, वेंटिलेटर हुआ करते थे। डोर और विंडो ये हमेशा साइड वाली स्ट्रीट पे खुलते थे, न कि मेन रोड पे खुले। मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर, तो अभी तक हम सिटीज़ को देख रहे थे लेकिन अब हम मोन्यूमेंट्स को देखेंगे जो कि मिले हैं। तो एक तो मिली द ग्रेट बैथ जो मोहनजोदाड़ो से मिली है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सेकेंड है ग्रेनरीज। ग्रेनरीज हैव बीन फाउंड एट सेवरल साइट्स, ये मोहनजोदाड़ो से भी मिली, हड़प्पा से मिली, लोथल से मिली, कालीबंगा से मिली। और जो हड़प्पा से ग्रेनरी मिली है वो 6 ग्रेनरीज हैं 2 रो में, ठीक है। और इसके साउथ में एक सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म भी मिला है जो कि इससे थोड़ा सा ऊंचा है। ऐसा माना जाता है कि ये जो हाईलैंड है जो ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे ग्रेन्स की थ्रेसिंग की जाती थी, क्योंकि वीट और बार्ले ग्रेन्स को देखा गया है कि जो ये फ्लोर है इसके सेरेविक्स जो है इसमें वीट एंड बार्ले ग्रेन्स
मिले हैं। और ये जो लोकेशन है, ये हड़प्पा लोकेशन जो है, हड़प्पा साइट जो है, ये रिवर रावी के किनारे है। तो ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि जो इट वॉज बिल्ड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फ्लड्स, क्योंकि एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बना, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म ऊंचा है इसका, और ये इसलिए बना हुआ है ताकि फ्लड से अनाज को बचाया जा सके। प्रेजेंस ऑफ ग्रेनरीज, न्यूमरस सील्स, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट एंड रेगुलेटेड वेट्स, अगर इन सब चीज़ों को कैलकुलेट किया जाए तो इससे साफ पता चलता है कि एक हाईली डेवलप्ड सिस्टम ऑफ ट्रेड हुआ करता था हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन में। कि हड़प्पन ट्रेड था वो केवल इंडिया के अंदर नहीं था, बल्कि अदर कंट्रीज में भी होता था। अलग एशियन कंट्रीज में या अदर सिविलाइजेशन में भी यहाँ से ट्रेड हुआ करते थे। हड़प्पन्स कैरीड ऑन कंसिडरेबल ट्रेड इन स्टोन, मेटल, सेल्स, इन सब चीज़ों का ट्रेड हुआ करता था। और यहाँ कोई मेटल मनी नहीं यूज़ होती थी, बल्कि एक बार्टर सिस्टम था कि मतलब दूसरे सिविलाइजेशन या दूसरी कंट्री या दूसरी जगह से कोई चीज़ आई, हमारी जगह पे कोई चीज़ है, उससे हम एक सामान से दूसरा सामान एक्सचेंज कर लेते थे। द सिटीज़ लाइक मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथल वर इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेटलर्जी। और ये मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल ये मेटलर्जी के लिए फेमस थे। मेटलर्जी मतलब मेटल, किसी मेटल में कोई इम्प्योरिटी डाल के दूसरी मेटल बनाना। जैसे मेटल में, जैसे कॉपर में जिंक और निकल को मिलावट की गई तो उससे ब्रोंज एक नया मेटल बन के तैयार हुआ। तो ये मेटलर्जी के लिए फेमस थे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथल। और चूंकि ये मेटल्स थे तो इससे कई तरह के टूल्स, वेपन्स और किचन वेयर भी बनाए जाते थे, जिसका भी ये एक्सपोर्ट किया करते होंगे। राइस आती थी पंजाब में, गुजरात से राइस आया करती थी पंजाब। लोथल एंड सुरकोटा जो है ये कॉटन के लिए फेमस हुआ करते थे। लोथल, चहुंदड़ो सेंटर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेड्स। बेड्स जो होते थे, जैसे चाहे मोती ले लो या किसी चीज़ की जो नेकलेस बनाई जाती है, वो बेड्स के लिए ये फेमस हुआ करते थे, लोथल और चहुंदड़ो। और लोथल, सुरकोटदा और बालाकोट ये जो जगहें हैं ये सभी के सभी समंदर के किनारे पे हैं। तो ये एक तरह से इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कोस्टल हुआ करते थे, जहाँ अदर सिविलाइजेशन जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से या अदर कंट्री या एशियन कंट्री से अगर कोई सामान आता था तो वो लोडिंग या अपलोडिंग यहीं से हुआ करती थी। ये नॉर्थन अफगानिस्तान का भी एरिया था, सुरकोटदा, बलूचिस्तान का। तो यहाँ पे बाकी सेंट्रल एशिया से भी जो ट्रेड होते थे वो इन्हीं कोस्ट के थ्रू हुआ करते थे। अगर 2350 बीसी के आसपास का मेसोपोटामियन रिकॉर्ड देखा जाए तो उसमें ये मिलता है कि मेसोपोटामियन का ट्रेड होता था एक जगह थी जिस मेलुहा। ये जो मेलुहा थी ये कुछ और नहीं बल्कि इंडस रीजन ही खोजी गई है कि मेसोपोटामिया का इंडस रीजन के थ्रू अपना ट्रेड चलता था। द मेसोपोटामियन टेक्स्ट रिफर टू टू इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन कॉल्ड डेलमन एंड माकन विच ले बिटवीन मेसोपोटामिया एंड मेलुहा। डेलमन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज द बहरीन, वन ऑफ द पर्शियन गल्फ। तो डेलमन जो है वो पर्शियन गल्फ थी, मेलुहा जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही थी। तो इसके रिकॉर्ड जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से मिलते हैं। द हड़प्पन मर्चेंट्स वर एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम द वेस्ट एंड सेंट्रल एशियन साइड। तो हड़प्पन मर्चेंट थे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे सामान को वेस्ट और सेंट्रल एशिया से। तो गोल्ड जो है वो इंपोर्ट किया जाता था नॉर्थ कर्नाटका से एंड अफगानिस्तान से। कॉपर राजस्थान से आता था जिसकी आज भी फेमस है। साउथ इंडिया से, बलूचिस्तान से, ये सब कॉपर आती थी यहाँ से। और लेड जो होता है वो ईस्ट या साउथ इंडिया से आता था। हड़प्पन साइट से कुछ वेट एंड मेजर भी मिले हुए हैं जब एक्सकेवेशन हुआ तो। और ये स्टोन के वेट्स हैं और ये क्यूबिकल शेप में है, सेट ऑफ क्यूबिकल स्टोन वेट्स के फॉर्म में है। और ये जो है 16 के मल्टीपल में है, 16, 32, 48, 64 या 128 या उससे आगे। और स्मॉलर जो है वो भी 16 के फ्रैक्शंस में है, जैसे 2, 4, 8 या 16। जैसे ट्रांसपोर्ट के जो मॉडल होते थे, शिप भी होते थे वहाँ पे, कार्ट्स भी अवेलेबल होते थे, बुलक कार्ट भी यूज़ होते थे। तो सेवरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिप्स वर फाउंड ऑन द सील्स ऑफ हड़प्पन एंड मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से जो सील्स मिली हैं उस पर कई तरह के शिप्स के फोटो भी बने हुए हैं। टेराकोटा मॉडल, जो टेराकोटा एक क्ले थी, उसके भी कुछ शिप मिले हैं जो लोथल से मिला है। बोट वर ऑल्सो यूज कैरी गुड्स, और बोट भी यूज़ किया करते थे कम्युनिकेशन में, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए। कार्ट मिले हैं जो कि टेराकोटा के बने हैं, तो इसका मतलब ये बड़े लेवल पे भी हुआ करते होंगे। कॉपर और ब्रोंज के मॉडल भी मिले हैं। कॉपर और ब्रोंज से बने हुए कार्ट भी मिले हुए हैं। कार्ट यूज इन दीज डेज रिजेंबल इन द मॉडर्न इक्का। जो मॉडर्न आज के समय में जो इक्का चलते हैं, जो घोड़ा गाड़ी चलती थी, वो कार्ट से ही रिजेंबल होते हैं। कॉटन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी किया करते थे, तो कॉटन की सिलाई से कपड़े बनाया करते थे जो कि मोहनजोदाड़ो से मिले हैं।
और कुछ ऑब्जेक्ट पे टेक्सटाइल इम्प्रेशन मिले हैं, तो जिससे ये पता चलता है कि ये वेविंग भी जानते थे और एक इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट में ही गिना जाता था। मतलब नाव भी बनाना जानते हैं, जो कि लोथल से मिला है, और हड़प्पन साइट से भी ऐसा कुछ मिला है। सील्स मेकिंग के बारे में जानते थे, टेराकोटा आर्टिकल बनाते जानते थे, टेराया करते थे, खिलौने बनाते थे या कोई टॉय बनाते हों, या जैसे हम पीछे देखे इक्का गाड़ी, तो वो भी बनाते थे। द सब्जेक्ट पोर्ट्रेट ऑन द सील्स एंड टेराकोटा फिगर इंक्लूड ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड बर्ड, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी थे, एनिमल्स भी थे, बर्ड्स भी थे। तो ये सब टेराकोटा के बने होते थे। इवन हमने पीछे कुछ स्टैचूज देखी, वो स्टैचू भी बनाते थे जो मेटल के होते थे या टेराकोटा के होते थे, जो इवन ऑर्नामेंट्स भी पहने होते थे। द गोल्ड स्मिथ मेड ज्वेलरी ऑफ सिल्वर, गोल्ड, प्रिसाइज स्टोन। जो गोल्ड स्मिथ होते थे, ज्वेलर्स होते थे, वो सिल्वर गोल्ड की गहने भी बनाते थे। दैट हैपन्स ऑल्सो न्यू द आर्ट ऑफ द बेड मेकिंग। ये बेड मेकिंग भी जानते थे। जैसे जार मिले हैं किसी क्ले के या किसी स्टोन के, जो कि नैरो नेक होती थी इनकी, एंड रेड पॉट विथ ब्लैक डेकोरेशन। और जो पॉटरी मिली है वो कलर से डेकोरेशन किया करते थे ये। और आर्ट एंड क्राफ्ट में हम देखेंगे, जैसे ये है इनके एक क्राफ्ट है जो इक्का गाड़ी की तरह रिजेंबल होती है, और ये मिट्टी की भी हो सकती थी, क्ले की हो सकती है किसी तरह के, या वुडन भी मिले हैं, जैसे ये है बर्तन, और ये फिगराइन मिली हैं, तो ये कॉपर की हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली है। स्कल्पचर्स में हमने देखा है कि मोहनजोदाड़ो से ही वो बियर्डेड मैन की स्टैचू मिली थी, जो एक सॉल एक हाथ पे ओढ़ा हुआ है, सॉल पे भी डिज़ाइन है, आंखें आधी खुली हुई हैं, तो ये हम पहले देख चुके हैं। द ब्रोंज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल की मिली है, वो भी हमने देखा है, जिसमें कुछ एनिमल्स, बुफेलो और तरह के एनिमल्स हैं, तो वो भी मेटल्स के या क्ले के बने हुआ करते थे। अ लार्ज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल की फिगराइन भी मिली हैं हमें। तो ये जो स्कल्पचर्स थे, इनकी जो प्रोसेस थी वो स्पेशल लॉस्ट वैक्स प्रोसेस हुआ करती थी। जैसे कि पहले ये स्पेशल लॉस्ट वैक्स प्रोसेस क्या होता था कि इसमें ये एक वैक्स का फिगर बनाते थे पहले, क्योंकि उसे मोड़ना आसान होता था, तो वैक्स एक आर्टिकल बना लिए, मान लो कोई फिगर ही बना लिए, ह्यूमन फिगर बना लिए, और उसके ऊपर फिर ये कोटिंग करते थे क्ले से। इसके बाद क्ले को गर्म करते थे तो सारा वैक्स निकल जाता था, और फिर इस क्ले में मेल्ट करके वो मेटल डाल देते थे, फिर वो मेटल फिक्स होती थी और वो उसी का शेप ले लेती थी, उसी ऑब्जेक्ट का। तो ये था लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, जिसका ये यूज करते थे। ऑर्नामेंट्स बनाया करते थे। ऑर्नामेंट्स वर वोर्न बाय द बोथ मेन एंड वुमेन, दोनों ही पहना करते थे। सम ऑफ द कॉमन ऑर्नामेंट्स, द नेकलेस, फिगर रिंग और बैंगल्स, एमलेट्स, एंकल्स, रिंग्स, ये सारी चीज़ें मतलब जो भी ज्वेलरी में यूज़ हुआ करती थी वो ये यूज़ किया करते थे। दे प्लेड डाइस खेलते थे। एंड वीट एंड डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन की हुई, कैसे ख़त्म हो गई ये सिविलाइजेशन, इसके कुछ रीजंस हैं। हालांकि कोई भी रीजन अपने में कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है। द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन समटाइम्स 1800 BC के अराउंड से इसका डिक्लाइन शुरू हो गया। तो पहला रीज़न जो देते हैं वो कहते हैं यहाँ पे फ्लड आया या फिर कोई अर्थक्वेक आया, मतलब अर्थक्वेक आई, इसकी वजह से कुछ फ्लड आया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये अनुमान इसलिए लगाते हैं क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की जो सड़कें हैं उस पर अगर देखी जाए तो उस पर सिल्ट वगैरह मिली है, काफ़ी रेत मिली है, तो ये कहते हैं कि ये फ्लड आया होगा जिसकी वजह से यहाँ पे घर और सड़कें सब डूब गई होंगी। इंक्रीज्ड एरिडिटी, इनका ये मानना है कि एरिडिटी इंक्रीज़ हुई जिसकी वजह से भुखमरी हो गई होगी। जैसे कि नदियाँ जो हैं रास्ता चेंज करी, जैसे इंडस जो है थोड़ी गंगा की तरफ टिल्ट हुई, ईस्ट की तरफ, तो उसमें घग्गर जो है वो सूख गई, तो उसकी वजह से भी इनका एक मतलब ये हुआ कि जिस तरह से नदियों पे डिपेंड हो गए थे बाद में अपने एग्रीकल्चर को लेकर के, तो नदियाँ जब रास्ता चेंज करी तो बाद में एरिडिटी फैली और इसकी वजह से हो सकता है फूड प्रोसेस में कमी आई हो, जिसकी वजह से इन्हें या तो रिलोकेट करना पड़ा हो या भुखमरी की वजह से ये कल्चर जो है वो ख़त्म हुआ हो। तीसरा रीजन देते हैं डिफॉरेस्टेशन। सिंस इंडस वैली सिविलाइजेशन या ब्रोंज एज कल्चर इन रोमस क्वांटिटीज ऑफ वुड वाज नीडेड टू प्रोड्यूस ब्रोंज। अब ये कहते हैं कि जैसे लकड़ियाँ इनकी ज़्यादा ज़रूरत थी, चाहे खाना पकाने के लिए या फिर मेटल्स को मेल्ट करने के लिए, तो इन्होंने बड़े लेवल पे जो है डिफॉरेस्टेशन किया। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ इस रीजन में। अटैक एक चौथा रीज़न है, जिसमें कहते हैं कि जब इनके ड्यूरेशन में जब आर्यंस आए तो आर्यन से डिस्ट्रॉय किया इंडस सेटलमेंट्स को, मतलब
इनकी बड़ी बड़ी जो नदियों की बांधें थी उसको तोड़ दी, जिसकी वजह से बाढ़ आ गई। मैन, वुमेन और चिल्ड्रन को मास्केड किया इन द स्ट्रीट ऑफ द हाउस एज इज एविडेंट फ्रॉम द स्केलेटन्स। 13 मेल और फीमेल के स्केलेटन मिलते हैं किसी किसी घर से, तो उससे ये कहते हैं कि मतलब एक वॉर हुआ था इनके और आर्यंस के बीच में। हेरिटेज, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो है पूरी तरह से डिसअपेरेंस नहीं हुआ था, क्योंकि इनके जो कल्चर हैं वो बाद में भी आगे भी मिले हैं। तो जैसे इनके ये पोट्री की मेकिंग थी, या ब्रिक्स वगैरह का यूज़ करना, बेड्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल का यूज़ करना, तो ये चीज़ें जो है फर्दर आगे की सिविलाइजेशन में भी सेम वैसे ही सबूत मिले हैं। इसका मतलब ये है कि टोटल डिसअपेरेंस इसका नहीं हुआ होगा। दूसरी चीज़ है, इनकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी जो कि ये कॉटन यूज़ करते थे, जो कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन में कई सेंचुरीज बाद यूज़ हुई। दूसरा, पशुपति शिवा की मूर्ति की पूजा करते थे, ये फीमेल डाइटी की पूजा करते थे, मदर गॉडेस थी। और ये सब चीज़ें जो है आज भी देखी जाती हैं, जो मानी जाती हैं। जो सिंबल्स हैं वो सिंबल जैसे स्वास्तिक का निशान ये यूज़ करते थे, आज भी वो स्वास्तिक। तो इस वजह से इसे कहते हैं कि ये पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं हुआ था, बल्कि स्लोली स्लोली ही ख़त्म हुआ है। हाँ, रीलोकेट भले हो गया हो। तो ये थी पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन।